तक चला है, दैट इज कॉस्ट फोकस एरा, और इसका टाइम लाइन है 1776 टू 1980। ओके, कॉस्ट फोकस में जैसा अभी मैंने पहले बताया कि देयर आर 3 सब एराज। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 200 साल के टाइम को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि जो मेन थीम थी वो क्या थी कि लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या परचेज कर रहे हैं? सस्ता सामान। जहां से भी, मतलब अगर 4 मैन्युफैक्चरर हैं तो 4 में से किसके पास जाएगा? सब्जी लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना, जो 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 4 मान लीजिए दे रहा है आलू। ठीक है, तो किससे परचेज करने जाएंगे? 5 रुपए किलो वाले से, भले ही उसमें छांटने पड़े, है ना। बड़े बड़े मीडियम जो भी है वो आप छांट करके और ले आएंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉस्ट फोकस एरा। तो अभी भी हम लोगों की जो मेंटालिटी है, कभी हम कॉस्ट फोकस हो जाते हैं, कभी हम क्वालिटी फोकस हो जाते हैं, कभी कस्टमाइजेशन हो जाते हैं, कभी ग्लोबलाइजेशन हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इंक्रीमेंटल चेंजेस है। ठीक है, तो इसमें अब हम आते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अर्ली कॉन्सेप्ट। तो अर्ली कॉन्सेप्ट लगभग 104 ईयर्स चला, मीन 1776 टू 1880। और इसमें जो नोटेबल कॉन्सेप्ट थे जो कि नोट किए गए, दैट आर स्मिथ एंड बेवेज ने दिया लेबर स्पेशलाइजेशन। इन्होंने कहा कि अगर लेबर को स्पेशलाइज कर दिया जाए, एक ही तरीके के काम में एक्सपर्ट कर दिया जाए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे आपको बोला जाए कि आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है, आपको कोई कंपनी ने जॉब दी और राइटर की जॉब दी, लिखना है, तो आप क्या करोगे? पहले लिखोगे तो आपको टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे लिखते 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 आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास काम ही एक ही है, लिखने का, है ना। आप राइटर हैं, प्रूफ रीडर हैं, एडिटर हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे? आजकल ब्लॉग राइटर होते हैं, तो कंटेंट राइटर होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस स्किल को अपने इंप्रूव करते जाते हैं, स्पेशलाइज होते जाते हैं, वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कॉस्ट फोकस में, तो सारे जो मैकेनिज्म है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने, कैपेसिटी को बढ़ाने, इसके रिगार्डिंग है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेसिक थीम चेंज करो, उन्होंने कहा प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, जिससे कि, क्योंकि रीजन क्या है उस समय पर कि मैन्युफैक्चरर लिमिटेड होते थे, कस्टमर ज्यादा होते थे। ठीक है, कंपनीज कम होती थी, कंपटीटर कम होते थे, कस्टमर ज्यादा होते थे, कंज्यूम करने वाले ज्यादा होते थे। ठीक है, और उनका बेंट ऑफ माइंड क्या था? पैसे कम होते थे, परचेजिंग पावर कम होती थी, तो वो क्या देखते थे? सस्ता प्रोडक्ट था हमें। ठीक है ना। चलिए, तो लेबर स्पेशलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट दिया स्मिथ एंड बेवेज ने। इसके बाद आया स्टैंडर्डाइज पार्ट। स्टैंडर्डाइज पार्ट ये कॉन्सेप्ट दिया विटनी ने। स्टैंडर्डाइजेशन होता है, कस्टमाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मींस जब मुझे कुछ बनाना है तो मैं कस्टमर से पूछने नहीं जाऊंगा। ठीक है, कस्टमर से एक बार पूछ लिया, अच्छा ठीक है इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, अब मैं बना करके और कस्टमर को डिलीवर कर दूंगा। लाइक ये है ना, ये स्टाइलस है। अब मैं एज ए कस्टमर मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा स्लीक डिजाइन होना चाहिए, लेकिन ये काफी बल्कि सा लग रहा है देखने में, है ना। तो लेकिन इसको बनाने वाली जो कंपनी है जिसने स्मार्ट बोर्ड बनाया, उसने डिसाइड कर लिया, उसने नहीं पूछा आपसे कि स्टाइलस कैसा चाहिए, है ना। स्टैंडर्डाइज पार्ट। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्डाइज पार्ट होता है कि हर एक जो प्रोडक्ट है ना, वो यूनिफॉर्म आइडेंटिकल होना चाहिए। अब जितने भी स्टाइलस ये कंपनी बनाएगी वो सारे क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे। स्टैंडर्डाइज मींस डाई एक बार सेट किया तो अब उससे सेम टाइप के प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। ठीक है, मशीनरी को एक बार सेट किया तो उसके बाद सेम टाइप के प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। ठीक है, लेथ मशीन को एक बार, सीएनसी मशीन को एक बार सेट किया तो उसके बाद जो मेटल शीट्स कटेगी वो एक पर्टिकुलर शेप में ही कटेगी हर बार। ठीक है, उसमें एक मिलीमीटर का भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो मींस सारे प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे, आइडेंटिकल होंगे, स्टैंडर्डाइज होंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के यहाँ पर 2 मीनिंग है। तो स्टैंडर्डाइज पार्ट्स मींस विटनी ने बोला कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो एक जैसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाइए। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैकडोनल्ड है ना, बर्गर कुछ सेकंड्स में ही प्रिपेयर कर देता है, उसकी जो प्रोसेस है। और अगर आप बाहर जाइए, जो ठेले वेले वाले खड़े रहते हैं उनके यहाँ देखिए, तो उनको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगता है बर्गर बनाने में, और ज्यादा कस्टमर एक साथ से पहुंच जाए तो और ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? बेसिकली स्टैंडर्डाइज किया अपनी प्रोसेसेस को, है ना, ऑटोमेट किया और स्टैंडर्डाइज किया, यूनिफॉर्म किया।
बर्गर का जो बन है वो इतने टेम्परेचर में इतनी देर रहेगा, है ना, कितने सेकंड रहेगा, 10 सेकंड रहेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली निकल आया, टिक्की है वो क्रंची सिकी हुई है वो आ गई। उसके बाद आपको रखना है, पोर करना है, पोर करके उसको पैक करना है और पैक करके निकाल देना है। ठीक है, तो कुछ सेकंड्स में ही वो पूरी प्रोसेस हो गई। तो व्हाट इज दैट? स्टैंडर्डाइज पार्ट्स, है ना, स्टैंडर्डाइज आइटम जो बन है वो उसी में अपना असेंबली लाइन में आते जा रहे हैं सिक सिक करके, है ना। टिक्की है वो लगातार आती जा रही है सिक करके, है ना, सेम क्रंचीनेस है, सेम साइज है, कलर है, डायमेंशन है, सब कुछ है ना, वो यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, कैफे कॉफी डे में जाते हैं, जितनी बार भी आप कॉफी लीजिए सेम टेस्ट। ठीक है, मैकडोनल्ड में जाते हैं, डोमिनोज में जाते हैं पिज्जा खाने, जितनी बार भी आप एक टाइप का पिज्जा लीजिए सेम टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज, इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक ही जैसा काम इन्होंने क्या कहा कि अपनी प्रोसेस को बदलो, है ना, जो प्रोडक्ट हर बार निकलेगा वो यूनिफॉर्म निकलना चाहिए, तो जिससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। अभी जैसा मैंने बताया टेलर आए, फेओल आए, है ना, तो इस टाइम पर जो आया कॉन्सेप्ट दैट इज गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होता है? शेड्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग। आप एमएस प्रोजेक्ट करके एक टूल है, उसको देखिएगा, या गैंट चार्ट सिंपली गूगल पे डाल के देखिएगा, तो उसमें गैंट चार्ट में क्या होता है? आपने रिसोर्सेज डालने हैं, है ना। कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या होता है? टेम्परेरी एंड पर, तो उसका टाइम डालेंगे, इस टाइम पर कंप्लीट होगा, इतने लोग करेंगे, इतना रिसोर्सेज लगेगा, और वो शेड्यूल करके दे देगा। मैनुअली शेड्यूल करना है तो आप खुद से कर लीजिए, ऑटोमेटिक शेड्यूल करना है तो वो शेड्यूल करके आपको दे देगा, रेडीमेड शेड्यूल। आप लेबर को पकड़ा दीजिए, वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो दैट इज गैंट चार्ट एंड इट इज गिवन बाय। अच्छा, इस एरा में क्या हुआ? इसमें सारे साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स आए हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कि किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए। नेक्स्ट है मोशन एंड टाइम स्टडी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ही था लास्ट टाइम, है ना। टाइम स्टडी में क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम डिसाइड कर देता है, इतने टाइम में इतना काम कर लेना है, अगर कर लिया, उससे ज्यादा किया तो रिवार्ड, और कम किया तो पनिशमेंट। ठीक है, या पेनाल्टी। और इसी तरीके से मोशन स्टडी क्या होता है? वर्कर के बॉडी पार्ट के मूवमेंट को देख करके और उसके बेसिस पर प्रोडक्टिविटी देखना, है ना। जैसे कुछ होते हैं पूरा पेपर आता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, है ना, आधा ही पेपर कर पाए, आता पूरा था छूट गया। और कुछ होते हैं कम पढ़ के गए थे लेकिन लिख के पूरा आ गए, है ना। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो दैट इज व्हाट? मोशन स्टडी, है ना। तो वर्कर भी तमाम तरीके के हैं, हर एक की अपने प्लस पॉइंट होते हैं, हर एक के माइनस पॉइंट होते हैं। बस ये है कि वो समझे नहीं तो गलत इंडस्ट्री में आ गए, ठीक है, या गलत प्रोसेस में आ गए, तो उनको सही प्रोसेस में डिप्लॉय करने के लिए मोशन स्टडी करिए और उसके बाद सही प्रोसेस में उनको डिप्लॉय कर दीजिए। ठीक है, जैसे असेंबली लाइन में एक स्लो वर्कर डाल दीजिए बीच में, उसके पास काम का ढेर इकट्ठा हो जाएगा, है ना, और बाकी जो उसके आगे होंगे वो आराम कर रहे होंगे, चलो आने दो, है ना। और जो पहले वाले हैं वो करते जाएंगे और उसके पास ढेर इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए उस पर्सन को उस जगह से हटा करके किसी और प्रोसेस में डालेंगे या उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, तो दैट इज मोशन स्टडी। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस एनालिसिस। प्रोसेस एनालिसिस क्या है? देखिए, टेलर ने कहा, और जनरली होता क्या है कि सिस्टम क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, है ना। इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल। अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो क्या अच्छा करना पड़ेगा? या तो इनपुट अच्छा हो या प्रोसेस अच्छी हो। आईएएम वगैरह क्यों चाहते हैं हम? हमारे न्यूरॉन्स तो सबके सेम है, ठीक है, प्रोसेस बहुत बेहतर है, ठीक है, फैकल्टी है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो यही टेलर ने कहा कि प्रोसेस को इंप्रूव करें, प्रोसेस को एनालाइज करें, कहां पर कौन सी प्रोसेस ऐसी है जो आउटडेटेड हो गई है, जिसकी अब जरूरत ही नहीं है, या उसकी जगह कोई नई प्रोसेस आ गई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्यों नहीं उसको अडॉप्ट करें, क्यों नहीं उसको फास्ट करें। अगर पुरानी प्रोसेस से ही काम चल रहा होता है, एक कार 1 साल में बनती और कस्टमर को दे देते, तो उससे कितनी कार बना पाते? टोयोटा जैसी कंपनी तो कब की बंद हो गई होती। अब क्या है, वो सेकंड्स में कार बना रही है, 6 सेकंड 10 सेकंड में कार पूरी असेंबल होके मिल जाती है, ठीक है, मिनटों में कार बन जा रही है, वो आपको असेंबल होके मिल जा रही है। तो क्या है बेसिकली कि उन्होंने अपनी प्रोसेस को इतना फास्ट कर दिया, प्रोसेस को लगातार प्रोसेस में काम करते रहे,
और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई उसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहे और उसको अडॉप्ट करते गए और आज वो इस पोजीशन पर हैं कि वो ग्लोबल डिमांड को मीट कर पा रहे हैं और एक ग्लोबल कंपनी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली प्रोसेस एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट इज क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी क्या होता है? क्यू को मैनेज करना। ठीक है, ये आप लोग ऑपरेशंस रिसर्च में पढ़ेंगे क्यूइंग थ्योरी, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। क्यूइंग थ्योरी बेसिकली होता क्या है? क्यू को मैनेज करना। रिजर्वेशन काउंटर के बाहर जाते हैं, लाइन लगी होती है, तो क्या करता है वो? एक बैरिकोडिंग लगा देता है, इसी में से आना है, एक एक करके आना है। ठीक है, तो सर्विस रेट, अराइवल रेट के हिसाब से वो सर्विस, ये इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, तो इसको आप लोग ऑपरेशंस रिसर्च में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मास प्रोडक्शन एरा। मास प्रोडक्शन एरा है आपका 1910 से 1980। इसका क्या फोकस था? कि जल्दी बनाओ, स्पीड करो, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरर किंग है, अब क्या है? कस्टमर किंग है। ठीक है, पहले के टाइम में क्या था? मैन्युफैक्चरर किंग है, अकेला मैन्युफैक्चरर है, मेरा मन करेगा बनाऊंगा, नहीं करेगा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, होली से दिवाली तक छुट्टी करूंगा, 6 महीने बनाऊंगा आराम से। ठीक है ना, चाइना में यही होता है बेटा, चाइना में 2 महीने, 1-2 महीने पूरा मार्केट बंद रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पर अगर आपको कोई पार्ट वार्ट चाहिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन, बेसिकली मास प्रोडक्शन क्या बोला गया? 24/7 बनाइए, जल्दी बनाइए, स्पीड में बनाइए, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है करिए, लेकिन बनाइए। तो इस टाइम पर ऑटोमेटेड असेंबली लाइन, मूविंग असेंबली लाइन आई, कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले क्या था? मैनुअली उठा उठा करके जो है वर्कर्स करते थे, फिर कन्वेयर बेल्ट लगा दी गई, उसमें वर्कर्स को खड़ा कर दिया गया, जैसे ही तुम्हारे सामने मटेरियल आता है उसको फिक्स कर दो, उसके बाद आगे बढ़ा दो, अगला वाला दूसरा कुछ फिक्स करेगा, फिर आपके पास दूसरी जॉब आ जाएगी। इस तरीके से मतलब आपको मूव नहीं करना है, मटेरियल मूव करेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट मूविंग असेंबली लाइन। तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले फोर्ड में इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया, और सोरेनसन पर्सन थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होता है? पूरे लॉट को चेक करने के बजाय आप क्या करो? कुछ सैंपल लो। एलईडी बल्ब्स का कार्टून रखा है, जिसमें 1 लाख एलईडी बल्ब है, 1 लाख। ठीक है, आप पूरे 1 लाख टेस्ट करोगे तो इस तरीके से तो करते ही रह जाओगे आप, है ना? तो क्या करो? रैंडमली आपने 10 पिक कर लिए और 10 में से चेक कर लिया, अगर एक खराब है इसका मतलब है कि 90% बल्ब अच्छे हैं, है ना? तो मैं ये पूरा कार्टून आपको 90% की प्राइस पर दे रहा हूँ। ठीक है, ले जाइए। तो व्हाट इज दैट? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। ठीक है, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ कि जो 20 स्कूल्स हैं उसमें स्टूडेंट्स का लेवल क्या है ना? तो एक तो तरीका है, सबका एग्जाम लो, स्कोर कार्ड बनाओ, फिर एवरेज निकालो और उसके बेसिस पर डिसाइड करो। ठीक है, दूसरा है मैं रैंडमली आया, मैंने रैंडमली 2-3 बच्चों को उठाया, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे और उसके बेसिस पर अपनी ओपिनियन बना ली, फिर मैं नेक्स्ट 20 स्कूल में चला गया। ठीक है, तो डिस्कशन के जरिए मैंने रैंडमली कुछ सैंपल ले लिया और उन सैंपल के बेसिस पर डिसाइड कर लिया होल लॉट के बारे में। ठीक है, तो दैट इज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। उन्होंने कहा कि चेक करो, लेकिन कुछ सैंपल के बेसिस पर। ठीक है, हालांकि ये कंप्लीट टेस्टिंग नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत क्वालिटी पर अब देखिए काम किया जाने लगा इस टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटी क्या होता है? कि अपने वेयर हाउस में किस तरीके से ऑप्टिमम इन्वेंट्री मैनेज करें। अब तो जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम क्या कहता है? आप मैनेज करो ही मत, कौन करेगा? आपका सप्लायर करेगा। लेकिन उस टाइम पर किया जाता था, उस टाइम पर वेयर हाउस रखे जाते थे, क्योंकि बल्क में मटेरियल लाके रखना होता था। तो कितना कम से कम मटेरियल लाएं, इसके लिए ईओक्यू का यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का सबसे पहले मिलिट्री एप्लीकेशन में रिसोर्सेस को मिनिमाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। ठीक है, उसके बाद ये बिजनेस एप्लीकेशन में इसका यूज होने लगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या है? रिसोर्स को मैक्सिमाइज करना और रिसोर्स को मिनिमाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे ना आप लोग ओआर में, ऑपरेशंस रिसर्च में? अभी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, फ्यूचर में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था डेंट जिग ने। फिर है पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट एंड सीपीएम क्या होता है? आप सभी ने नाम सुना होगा, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, एंड सीपीएम इज क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट में सिर्फ एक अंतर है, ध्यान रखना। ठीक है, सीपीएम में बिल्कुल फिक्स रहता है सारे वेरिएबल्स, है ना? वेरिएबल्स मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, और पर्ट में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे
मुझे यहाँ से नोएडा जाना है, 3-4 रूट है मेरे पास। गूगल मैप में जैसे ही आप ऑन करेंगे 3-4 रूट दिखाएगा, ठीक है, उसमें किलोमीटर भी दिखाएगा, लेकिन उसमें टाइम भी दिखाएगा। इस रूट से आएंगे तो इतना लगेगा, क्यों ऐसा क्यों है? प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? वो रेड मार्क आता है ना, जैम लगने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपने उतना पोर्शन जैसे ही कवर किया तब तक जाम खाली हो जाए, तो आप जल्दी पहुंच जाए, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। जो जब प्रोबेबिलिटी होगी तो क्या होगा? पर्ट होगा, ठीक है। और अगर फिक्स है, नहीं यहां से वहां तक जाइए और 4 रूट है और चारों बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ, खाली है, कोई पुलिस वाला रोकता नहीं है, चले जाइए, ठीक है। अब आप चूज करिए आप किससे जाना है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट? सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। पता है किसी भी रूट में कोई जाम नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ रोड मिलेगी, 3-4 रूट है, किसी से भी जाइए। फिर आप क्या देखेंगे? अपनी कार का माइलेज देखेंगे, शॉर्टेस्ट रूट देखेंगे और उसके बाद डिसाइड कर लेंगे किससे जाना है। फिर आप क्या बचाएंगे? पेट्रोल बचाएंगे, सीएनजी बचाएंगे, है ना। तो व्हाट इज दैट? सीपीएम, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, और प्रोबेबिलिटी जिसमें हो मे बी मे बी नहीं लगा हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, ठीक है। और ऑप्टिमम रूट दोनों से ही निकालते हैं। एंड लास्ट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। व्हाट इज एमआरपी? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कितना मटेरियल कब हम ऑर्डर करें, ठीक है। इसके लिए हम मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, अपने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट करते हैं और उसके हिसाब से मटेरियल प्लानिंग, क्योंकि सप्लायर को आपको एडवांस में पड़ेगा। सप्लायर भी तो जस्ट इन टाइम अप्लाई, जब मैं मांगेगा तभी मैं बनाना शुरू करूंगा, और मैन्युफैक्चरर से बोलेगा 4 दिन पहले बता देना, नहीं तो मैं टाइम पर सामान नहीं दे पाऊंगा आपको, रॉ मटेरियल नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो 4 डेज पहले वो आपको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि इस टाइम पर मैं जो है अपने सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, जितनी भी यूनिट मुझे चाहिए होगी, और वो मुझे बता देगा। हम लोग भी जनरली बर्थडे पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं ना, आजकल पार्टी वगैरह करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, हमको पता है कि भाई अगर मिल्क चाहिए तो हम उसी दिन सुबह लाएंगे, है ना, क्योंकि पेरिसेबल कमोडिटी है ना। दही चाहिए, पनीर चाहिए, वो सब हम उसी दिन लाएंगे। कुछ वेजिटेबल्स है जो हम एक दिन पहले खरीद के रखेंगे, है ना। तो वो सब क्या है? बेसिकली हमारा प्लानिंग है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कब हमें कितने मटेरियल की जरूरत है, ठीक है। 1-2-3 दिन पहले से शॉपिंग होना शुरू हो जाएगी, है ना। राशन वासन लाना है और पहले ले आएंगे, बलून वगैरह डेकोरेशन का जो आइटम लाना है वो और पहले ले आएंगे। तो वो सब हमें डिसाइड करना पड़ेगा, इसी तरीके से कंपनी करती है, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो ऑल दीज कम्स अंडर द हेड ऑफ कॉस्ट फोकस एरा, मींस ये सारी चीजें कॉस्ट फोकस एरा में यूज की जाती थी, की जाती हैं, और अभी भी यूज की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इस टाइमलाइन पर आए हैं, और ये नोटेबल कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, so this is all about cost focus era. If you have any